जरा सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा एक बेहद छोटा सा जमीन का टुकड़ा, एक ऐसा ट्राई जंक्शन जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं आकर मिलती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिस 372 वर्ग किलोमीटर के इलाके की बात कर रहे हैं ना, वो महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये इतिहास, गहरी धार्मिक आस्था और मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक ऐसा जटिल चक्रव्यूह है जिसे समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि महज 80 किलोमीटर की एक आम सी पहाड़ी सड़क ने साल 2020 में इतना बड़ा कूटनीतिक तूफान कैसे खड़ा कर दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सफर को आसान बनाने वाला एक साधारण सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अचानक से दो सबसे करीबी दोस्त देशों के बीच एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बन गया? तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। 2020 का सीमा विवाद, सुगौली की संधि का इतिहास, मानसरोवर यात्रा का महत्व, इस क्षेत्र की मिलिट्री अहमियत और आज का भू राजनीतिक गतिरोध। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, 2020 का वो सीमा विवाद जिसने इस पूरे मुद्दे को हवा दी। इस पूरी बहस के एकदम सेंटर में है ये 372 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल हैं। सुनने में शायद आपको इसका आकार बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन विश्वास कीजिए, भारत, नेपाल और तिब्बत के इस बेहद संवेदनशील जंक्शन पर इसकी रणनीतिक अहमियत इतनी ज्यादा है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब देखिए कि नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच चीजें कितनी तेजी से बदलीं। शुरुआत हुई नवंबर 2019 में, जब भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया और उसमें लिपुलेख और कालापानी को अपना हिस्सा दिखाया। जाहिर है नेपाल ने इसका विरोध किया। इसके बाद 8 मई 2020 को भारत ने धारचूला लिपुलेख सड़क का उद्घाटन कर दिया। इसके जवाब में नेपाल ने तुरंत अपना नया नक्शा जारी कर दिया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। मतलब रातों रात दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दीवारें खड़ी हो गईं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 258-0, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नेपाल की संसद में जब उनके इस नए नक्शे को संवैधानिक रूप से पास करने के लिए वोटिंग हुई तो नतीजा यही था, 258-0। किसी ने विरोध नहीं किया। सर्वसम्मति से लिया गया ये फैसला साफ दिखाता है कि नेपाल के अंदर इस मुद्दे पर कितनी जबरदस्त एकजुटता थी। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रह गई थी, बल्कि उनके नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय गौरव का विषय बन गया था। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाता है, सुगौली की संधि। तो असल पेंच यहां फंसा है। ये सारा विवाद दरअसल एक नदी के उद्गम यानी उसके ओरिजिन पॉइंट को लेकर है। हुआ यह था कि 1816 की सुगौली संधि ने नेपाल की पश्चिमी सीमा को काली नदी मान लिया था। लेकिन भाई, संधि में यह साफ ही नहीं लिखा था कि यह नदी असल में शुरू कहां से होती है। अब नेपाल कहता है कि नदी का असली स्रोत एकदम उत्तर पश्चिम में लिम्पियाधुरा से है, जिससे पूरा काला पानी उनका हो जाता है। वहीं भारत का कहना है कि नहीं, एक दूसरी पूर्वी सहायक नदी ही काली नदी का मुख्य उद्गम है और इसके हिसाब से काला पानी भारत का हिस्सा है। मतलब संधि एक ही है, लेकिन उसकी व्याख्याएं दो बिल्कुल अलग। इतिहास की इन कागजी उलझनों के बीच एक ठोस जमीनी हकीकत भी है, और वो ये है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही भारत का काला पानी क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लिए लगातार एक प्रशासनिक और सैन्य कंट्रोल रहा है। दशकों तक ये स्टेटस को यानी यथास्थिति यूं ही बनी रही, बिना किसी बड़ी रुकावट के। लेकिन अब नेपाल ने आधिकारिक तौर पर भारत के इस कंट्रोल को चुनौती दे दी है। अब बात करते हैं तीसरे और एक बेहद अहम एंगल की, मानसरोवर यात्रा और इसका धार्मिक महत्व। हम सब जानते हैं कि तिब्बत में मौजूद माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए ये जगह कितनी पवित्र है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इतने पवित्र तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और आसान रास्ता होना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का सवाल है। हर साल अनगिनत श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर इस मुश्किल सफर पर निकलते हैं। और बिल्कुल यहीं पर लिपुलेख दर्रा एक गेम चेंजर साबित होता है। यह उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ने वाला सबसे सीधा रास्ता है। जरा सोचकर देखिए, नई धारचूला लिपुलेख सड़क बनने से पहले जो सफर कई दिनों की थका देने वाली और खतरनाक ट्रैकिंग मांगता था, वो अब लिटरली एक छोटी सी ड्राइव में बदल गया है। अगर हम इसकी तुलना सिक्किम के नाथुला मार्ग से करें तो ये रास्ता मानसरोवर के कहीं ज्यादा करीब है और श्रद्धालुओं के लिए रणनीतिक रूप से बहुत बेहतर है। हालांकि इस नए रास्ते ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। बात 2015 की है, जब भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसमें लिपुलेख दर्रे को एक ट्रेड रूट बनाया गया।
अब यहाँ नेपाल की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इस पूरे समझौते में उसे तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। नेपाल का कहना है कि जब वो इस क्षेत्र को अपना मानता है तो दो अन्य देश उसके इलाके के बारे में आपस में फैसला कैसे ले सकते हैं। नेपाल के लिए ये बात वाकई बहुत चुभने वाली थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, इस क्षेत्र की सैन्य निगरानी। इस जगह को जरा इमेजिन कीजिए, समुद्र तल से लगभग 5300 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई। सैन्य भाषा में इसे अल्टीमेट हाई ग्राउंड कहा जाता है। मतलब जो भी इस ऊंचाई पर बैठा है वो पूरे ट्राई जंक्शन पर बहुत आसानी से नजर रख सकता है। तो ये साफ है कि लिपू लेक सिर्फ एक आने जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम मिलिट्री पोस्ट है। भारत के नजरिए से सोचें तो काला पानी में मौजूदगी किसी अभेद्य किले से कम नहीं है। यहां से भारत पश्चिमी तिब्बत में चीनी सेना की हर एक हरकत पर पैनी नजर रख सकता है। खासकर 2020 में चीन के साथ जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उसके बाद तो भारत अपनी उत्तरी सीमाओं पर कोई भी कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा ये नई सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों तक रसद और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एक लाइफलाइन का काम करती है। तो फाइनली अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मौजूदा भू राजनीतिक गतिरोध यानी आज की स्थिति क्या है। आज 2025 में जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो जमीनी हकीकत यही है कि ये विवाद अब भी पूरी तरह से अनसुलझा है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत कभी शुरू होती है, कभी रुक जाती है, लेकिन कोई पक्का समाधान नहीं निकला है। आज भी भारत का इस क्षेत्र पर पूरा भौतिक और प्रशासनिक कंट्रोल कायम है, जबकि नेपाल अपने नक्शों और कानूनी दावों पर मजबूती से अड़ा हुआ है। दोनों ही देश अपनी अपनी जगह कायम हैं और एक बड़ा गतिरोध बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, एक जॉइंट टेक्निकल बाउंड्री कमेटी बनाकर पुराने नक्शों और संधियों का फिर से निष्पक्ष अध्ययन किया जाए। दूसरा विकल्प एक हाई लेवल पॉलिटिकल समझौते का हो सकता है, जिसमें शायद लैंड स्वैप यानी भूमि विनिमय पर बात बन सके। और तीसरा तरीका यह है कि 1950 की जो शांति और मित्रता संधि है उसे अपडेट किया जाए, ताकि दोनों देशों की आज की चिंताओं को दूर किया जा सके।